decreases down the group. हो गया सर। ठीक, तो स्टार मार्क था सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, उसमें पॉइंट नंबर 1 हमने लिख लिया है और शायद पॉइंट नंबर 1 सबको समझ भी आ गया हो। एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ, कभी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स की बात करेंगे, इनफैक्ट अल्कली मेटल के सॉल्ट्स की बात करेंगे, अगर सॉल्ट में एनायन बड़ा है, एनायन कब कब बड़ा होता है, किस किस केस में बच्चों, कौन कौन से एनायन बड़े होते हैं इन जनरल, जो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनते हैं। तो बच्चों उसी पॉइंट में नेक्स्ट टाइम से आप लिख लीजिए नोट डाल के, बड़े एनायन, कार्बोनेट भी बड़ा है ना, तो लिख लेंगे क्या, मेटल कार्बोनेट्स कॉमा बाइकार्बोनेट्स कॉमा सल्फेट्स कॉमा क्लोराइड्स कॉमा ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। पहले लिखो, ये सब ऐसे मेटल के सॉल्ट्स हैं जहां पे एनायन का साइज क्या है, बोलना पड़ेगा सबको, लार्ज। हाँ। तो ये सब लिखने के बाद लिखेंगे एनायंस आर वेरी लार्ज। तो जब भी एनायंस बहुत बड़े होंगे तो डाउन द ग्रुप लैटिस क्या रहेगी, लगभग कांस्टेंट। हाँ, लैटिस लगभग रहेगी, कांस्टेंट नहीं बोल लो, सेम, लगभग सेम बोल रहे हैं ना, लैटिस रहेगी लगभग सेम। हेलो, यस सर। ये लिख लिया सबने, यस सर। हटा दूं। यस सर। तो बच्चों ये नोट डाल के, ये नोट में ये फोटो बना लीजिएगा। तो जब भी ऐसे बड़े बड़े एनायंस होंगे तो क्या सिखा दिया मैंने कि डेल्टा एच लैटिस लगभग डाउन द ग्रुप क्या रहेगी इनके लिए, इन्हीं के नीचे लिख लेना, सेम, नियरली सेम। ठीक है, अब लैटिस लगभग सेम है लेकिन डेल्टा एच हाइड्रेशन डाउन द ग्रुप क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कैटायंस, अगर सॉल्ट है बल एनायन तो सेम है, तो अब हाइड्रेशन तो कैटायन की चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगी, जो कि डाउन द ग्रुप घट रही है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड, सबसे ज़्यादा पानी में घुलना कौन चाहेगा, सबसे ऊपर वाला, क्योंकि लैटिस तो लगभग सबका सेम है। तो ऊपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और नीचे वाले की घटती जाएगी, तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाला घुलेगा, नीचे वाला कम घुलता जाएगा। तो इन सब के केस में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीजेस। क्या हर सॉल्ट की डिक्रीज होगी, नहीं सर, उसी सॉल्ट की डिक्रीज होगी जिसके केस में एनायन का साइज एक्सेप्शनली बड़ा है बड़ा। कैटायन के कंपैरिजन। हेलो, बोलना पड़ेगा, यस सर। हटा दूं, हटा दूं, यस सर। चलो नेक्स्ट बेटा, यहां से खत्म हो गया हमारा पॉइंट क्रमांक 1। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड में पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप वाइल BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट इज थर्मली अनस्टेबल। पहले इंग्लिश लिखो और फिर रिएक्शन है, BeCO3 को हीट करोगे तो बनाएगा Bu सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये रिएक्शन लिखो, फिर इसको समझा देता हूँ नेक्स्ट। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा बेटा। मैंने शायद आपको पहले ही बोला था कि एक छोटा कैटायन एक छोटे एनायन के साथ ऑक्साइड बना के कट लेना ज़्यादा अच्छा उसे लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा लैटिस बना लेता है छोटे ऑक्साइड के साथ। इसलिए छोटे छोटे कैटायन, क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन को किसी भी दूसरे एनायन से खींच के अलग कर देते हैं। तो सर जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी घटती जाएगी,
मेटल आयन का ऑक्सीजन को अलग लेके डिसोशिएट होना घटता जाएगा। तो मतलब सबसे ऊपर वाला फटाफट डिसोशिएट कर जाएगा, क्योंकि बेरिलियम सबसे छोटा होने के कारण बेरिलियम+2 ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करके तोड़ लेगा, लेकिन बाकी नीचे कार्बोनेट स्टेबल बने रहेंगे। तो वही कह रहा है स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है और ऊपर की कम होती है। कम तो छोड़ो, बेरिलियम कार्बोनेट भयंकर अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्साइड बनाना ये ज़्यादा पसंद करेगा। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। कार्बोनेट्स की बात कर रहा था, अब थोड़ा सा सल्फेट्स के लिए इंग्लिश लिखेंगे। पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे, द सल्फेट ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल आर वाइट सॉलिड, सबसे पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं, कॉमा थर्मली स्टेबल होते हैं, एंड सॉल्युबल इन वाटर, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्ट बेरिलियम का सल्फेट, फुल स्टॉप। However, the solubility of sulfate also के बाद आगे लिखना है, पहले यहाँ तक लिखो तो हाँ बोलो। हालांकि लिखते भी रहो, सुनते भी रहो भाई। पहले तो मैं कुछ उसके फैक्चुअल सल्फेट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पहले वाइट सॉलिड होते हैं, थर्मली मतलब हीट को विथस्टैंड कर लेते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, और जनरली पानी में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होते थे, वैसे ये जनरली पानी में सॉल्युबल होते हैं। ये तो इनकी लैटिस और हाइड्रेशन का कंपैरिजन हो गया कि ये सॉल्युबल हैं और कार्बोनेट जनरली नहीं होते। अब डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड लेकिन शायद दोनों के लिए सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट भी बड़ा एनायन था और सल्फेट भी बड़ा एनायन है। हालांकि कार्बोनेट पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन गर्दन पकड़ लोगे तो हम क्या कहेंगे? डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो ऊपर वाले की बहुत अच्छी नहीं है, हाँ, लेकिन नीचे वालों के कंपैरिजन में ऊपर वाले की अच्छी है। तो ट्रेंड तो यही कहेगा डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी घट रही है। और सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, लेकिन इनका भी ट्रेंड का कॉमन सेंस वही चलेगा। क्या? कि सल्फेट बड़ा है तो लैटिस लगभग सेम रहेगी। हाइड्रेशन कैटायन पे डिपेंड करती है, जिसका साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी घटेगी, तो हाइड्रेशन नीचे वाले का कम होगा, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा, तो ऊपर वाले की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वही वाली बात है। हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑल्सो, आगे पन्ने में दिखेगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए ऑल्सो क्या होगा? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ, होगा डिक्रीज, पर पहले लिख लो, फिर वहाँ इंग्लिश देख लेते हैं। इतना लिख लिया सबने? अभी ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, पर उसके पहले एक नोट डालते हैं, नोट डालेंगे। बच्चों पहले नोट डाल लो, फिर समझाता हूँ। पहले नोट डाल लो, लिखो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, कॉमा हाइड्रोक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स, कॉमा देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देयर होना चाहिए, THEIR, देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पहले लिखो तो हाँ बोलो, फिर समझा। बस कर प्रखर नालायक। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो बेटा, हमने अभी अभी देखा कि मैं इसको थोड़ा सा आपको वाइट बोर्ड में ही समझा दूं। देखो, हम ऐसे सॉल्ट की जब बात कर रहे थे जब एनायन बहुत बड़ा था, तो लैटिस किस पे डिपेंड करती थी? केवल एनायन पे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े एनायन के साथ कैटायन इतना सा लगा है या इतना बड़ा लगा है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा एच लैटिस अगर प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, और प्लस माइनस का अट्रैक्शन चार्ज तो सब में सेम होता है। अगर कोई भी अल्कली मेटल का है तो चार्ज में सब में +2 होगा। तो बात किस पे आएगी? साइज पे। साइज क्या होता है? इंटर आयनिक रेडियस। रेडियस मतलब इसके रेडियस है तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यही रेडियस डोमिनेटिंग है, और ये तो सब में सेम रहेगा। तो जब एनायन बहुत बड़ा था तो डाउन द ग्रुप लैटिस लगभग सेम थी। हेलो यस सर। लेकिन अगर एनायन छोटे हुए, सर एनायन तो जनरली बड़े ही होते हैं। नहीं बेटा, कुछ छोटे एनायंस भी हैं, हालांकि बहुत सारे नहीं हैं, केवल 2 छोटे एनायंस के केसेस में बात कर रहा हूं, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड, क्योंकि ये दोनों सेकेंड पीरियड एलिमेंट के एनायंस है, तो ये छोटे छोटे एनायंस हैं। छोटे छोटे एनायंस के केस में जो डेल्टा एच लैटिस थी ना, वो अब एनायन पे डिपेंड नहीं करेगी। वो अब किस पे डिपेंड करेगी? क्योंकि ये अभी छोटे छोटे हैं सर। तो अब अगर बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप बेरियम का हाइड्रोक्साइड है, अब तो सर लैटिस को कैटायन से फर्क पड़ेगा। हेलो यस सर। और हमको एक चीज पता है, जब छोटे कैटायन और छोटे एनायन होते हैं तो लैटिस काफी
लैटिस काफी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ये भी पता है। हेलो, यस सर। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने के कारण प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन घटता जाएगा और लैटिस कमजोर होती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप डेल्टा एच लैटिस क्या होगी बच्चों? डिक्रीजेस। जो हम पहले कह रहे थे, एनायन बड़ा होने के केस में डेल्टा एच लैटिस लगभग सेम था, फिलहाल डेल्टा एच लैटिस क्या होगा? डिक्रीज। हेलो, यस सर। हाइड्रेशन अभी भी वही है। हाइड्रेशन डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन पे, और कैटायन का साइज बढ़ने का हाइड्रेशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही हो रहा है। तो एक्चुअली भले डिक्रीज दोनों हो रहे हैं बेटा, लेकिन आप खुद समझो ऊपर वाले का लैटिस बहुत मजबूत है। अगर लैटिस बहुत मजबूत है तो वो घुलेगा कम की ज्यादा? कम खुलेगा सर। और नीचे वाले का लैटिस कमजोर है तो वो रिलेटिवली ऊपर वाले के ज्यादा खुलेगा। इसीलिए यहां पे सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज। नहीं समझ में आता है। आ गया सर। क्योंकि जो लैटिस का डिक्रीमेंट है ये ज्यादा हो रहा है, हाइड्रेशन का डिक्रीमेंट उतना ज्यादा नहीं हो रहा, इसलिए शायद देखो मैंने ये डिक्रीमेंट बड़ा लिखा है, ये डिक्रीज छोटा भी लिखा है। हेलो, यस सर। बात समझ रहे हो? यस सर। चलो, अब मैं आप लोग को इंग्लिश लिखवा देता हूं बेटा। पॉइंट क्रमांक 4 डालेंगे आगे, और सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड के बारे में कुछ जानकारी लिख रहे हैं, और पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे, द नाइट्रेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। रिएक्शन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसलिए M+2 के स्टेट में होगा, तो M कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया MCO3 सॉलिड प्लस HNO3 इक्वल्स गिव्स मेटल का नाइट्रेट यानी कि MnO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। आसान सी बात है, मैं हिंदी में बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए कि भाई जो नाइट्रेट्स हैं, अगर आप, भाई नाइट्रेट भी ऑक्सो एसिड है सॉल्ट का, लेकिन इनको बनाने का तरीका क्या है? कार्बोनेट को नाइट्रिक एसिड में डाल के नाइट्रेट बन जाता है, तो मतलब कार्बोनेट से नाइट्रेट बनता है। डायरेक्टली मेटल का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये बहुत उचित बात नहीं होगी, क्योंकि और भी कुछ बन जाएगा अपार्ट फ्रॉम नाइट्रेट। अगर आपको सिर्फ प्रॉपर नाइट्रेट बनाना है तो मेटल के कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड में डाल दो। हेलो, क्यों? क्योंकि मेटल, अल्कली मेटल इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 इज अ वीक एसिड। तो ये जो मेटल कार्बोनेट का जो सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्ट है बच्चों? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, आपको 10 से पता है। लिखो तो हाँ बोलो। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 5 लिखेंगे बच्चों। 5वां पॉइंट लिखेंगे, ऑल नाइट्रेट्स डीकम्पोज ऑन हीटिंग। यहां पे MnO3 लिखना, H नहीं, MnO3 होल ट्वाइस। मेटल के नाइट्रेट्स, नाइट्रेट में NO3-1 होता है इसलिए इसका 1 है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, और मेटल +2 में होता है तो MnO3 होल ट्वाइस, ये मेटल का नाइट्रेट का जनरल फॉर्मूला हो गया। इसको अगर हीट करोगे तो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड MO। क्यों? आपको पता ही है, नाइट्रेट बड़ा एनायन है, बड़े एनायन में छोटा कैटायन या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन ऑक्सीजन लेके अलग हो जाएंगे, MO सॉलिड प्लस NO2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस। तो मेटल नाइट्रेट को अगर हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, साथ में NO2 गैस रिलीज होगी। बच्चों, NO2 गैस कभी भी रिलीज होती है तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी। क्यों? क्योंकि कैसे कलर की होती है बेटा? कैसी होती है NO2 गैस? बोलना पड़ेगा। हाँ, ये लिख लेना, NO2 गैस कभी भी निकलती है तो आप देख सकते हो, क्योंकि उसका रंग दिखेगा, वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। लिखो तो हाँ बोलो। यस सर, लिख लिए। चलो आगे बढ़ूं। चलो नेक्स्ट। बाकी के ग्रुप से सेकेंड पीरियड एलिमेंट का प्रॉपर्टी हमेशा ही अलग होती है, हमने काफ़ी देखी भी है, बस अब इकट्ठा लिस्ट करनी है।
तो लिखेंगे अनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में बिना कोई 1 2 3 4 के पहले इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखेंगे ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सब की बात हो रही है, कॉमा, they show anomalous behavior as compared to other elements of their respective group, their THEIR, their respective group, यानी कि अपने ग्रुप से एक्सेप्शनली छोटा होने के कारण ये अलग ही स्वैग में रहेंगे, अलग ही अनॉमलस, अलग विचित्र प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिसे हम अनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। ये सिर्फ बेरिलियम की बात नहीं है, ये हर सेकेंड पीरियड एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में करेगा। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करेंगे हम, हालांकि हम पढ़ते हुए आए हैं अभी पूरे चैप्टर में, लेकिन अब उसको इकट्ठा लिख लेंगे क्योंकि आपको बोर्ड्स में पूछे जाते हैं बात। चलो लिखो तो हाँ बोलो बेटा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेरिलियम ऑल्सो शो अनॉमलस बिहेवियर एंड फर्दर इट, इतना लिखो तो हाँ बोलो। मतलब अपन ने ऊपर इंग्लिश लिखी है कि ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स ऐसा करते हैं, और फिर लिख रहे हैं पैराग्राफ चेंज करके कि बेरिलियम भी ऐसा करता है, तो लिख रहे हैं बेरिलियम ऑल्सो शो अनॉमलस बिहेवियर एंड फर्दर, अब मैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहूँगा, तो लिखेंगे एंड फर्दर, पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो, एंड फर्दर इट, यहाँ तक लिख लो। बोलूं आगे बढ़ाऊं? Yes, sir. And further it, ये, and further it show diagonal relationship with aluminium as the ratio of charge, change नहीं है बेटा, as the ratio of charge upon ionic radius of B plus 2 and Al plus 3 is nearly the same। और ये चार्ज अपॉन रेडियस के रेशियो को बोलते क्या है बेटा, ऐसे करके लिख लेना, दैट इज चार्ज डेंसिटी ऑफ बी प्लस 2 एंड एल प्लस 3 इज नियरली द सेम। तो भाई बाकी के सब एनायंस को, चाहे एल्यूमिनियम हो चाहे बेरिलियम हो, ये दोनों कैटायन एक ही जैसे महसूस होते हैं, उनकी उसकी ताकत एक ही जैसी लगती है। और क्यों एक जैसी ताकत लगती है? क्योंकि इन दोनों की चार्ज डेंसिटी यानी कि आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक साइज का रेशियो दोनों का लगभग सेम है। तो सारे एनायंस को ये दोनों कैटायंस एक जैसे लगते हैं, इसलिए बेरिलियम अपने ग्रुप से प्रॉपर्टी अलग शो करता है, लेकिन एल्यूमिनियम, डायगोनली प्लेस्ड एल्यूमिनियम के साथ प्रॉपर्टी शो ज़्यादा करता है। तो ये हो गया हमारा अनॉमलस बिहेवियर, मतलब डिसिमिलैरिटी ग्रुप अपने ग्रुप से और सिमिलैरिटी एल्यूमिनियम से। जैसे हमने लिथियम के केस में किया था वैसे इसके केस में भी करेंगे। पहले सिमिलैरिटीज़ की लिस्ट और फिर डिफरेंसेस की लिस्ट लिखेंगे तो हाँ बोलेंगे। लिखो बेटा, स्टार मार्क नहीं डालना। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक कैपिटल ए लिखना है। कैपिटल ए लिखेंगे डिसिमिलैरिटी बिटवीन बेरिलियम एंड अदर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। पहले अनॉमलस बिहेवियर, तो डिसिमिलैरिटी बिटवीन बेरिलियम एंड अदर ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ये कैपिटल ए करके लिखना है। और उसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 करके, जिसमें पहला पॉइंट होगा कि अनलाइक ग्रुप 2 एलिमेंट्स, बेरिलियम हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आल्सो फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड। कहने का मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट के अनलाइक बेरिलियम की आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बाकी सब मेटल हैं तो उनकी वो तो आराम से इलेक्ट्रॉन देते, पर ये बहुत छोटा है तो आयनाइजेशन इसका बहुत ज़्यादा है तो आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ऑल्सो क्योंकि साइज़ छोटा है तो फजान्स रूल के हिसाब से इसके कंपाउंड कोवेलेंट चरित्र के होते हैं, और छोटा साइज़ होने के कारण इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत अच्छी होने के कारण ये हाइड्रेटेड सॉलिड बड़ा आसानी, तो हाइड्रेटेड वर्जन इसका बहुत आसानी से मिलता है, बाकियों का नहीं मिलता। लिखो तो हाँ बोलो। डिसिमिलैरिटी में पॉइंट क्रमांक 2 लिखते हैं, लिखेंगे बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 as its valence shell has only 4 orbitals, full stop. The remaining group 2 elements can however have a coordination number of 6 by making use of their d orbitals. Of their d orbitals में फिर their का स्पेलिंग सुधारना पड़ेगा, THEIR, of their d orbitals। फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पहले इंग्लिश लिख लें। इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो, फिर मैं समझा देता हूँ नीचे एक्सप्लेनेशन दिखा के। जान लें एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे बच्चों, देखो पहले समझ लो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p खाली है, ग्राउंड स्टेट।
बॉन्ड बनाने हैं तो वैलेंस शेल बॉन्ड बनाता है, मतलब 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा। देखो 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला गया। तो हालांकि इस बच्चे ने कहानी गड़बड़ की हुई है। एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जाएगा तो एक काम करता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ आपके लिए अलग से। देखो बेरिलियम का सामने देख लीजिए पहले सब लोग बच्चों। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, 2p खाली है तो 2p0। बॉन्ड केवल कौन बनाता है? वैलेंस शेल। तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p खाली। ये कन्फिग्रेशन क्या हो गया बच्चों? ग्राउंड स्टेट। कोई भी एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है? अपने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए। तो मतलब कंबाइनिंग एटम्स किसके पास आएंगे और इसका एक 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां पहुंच जाएगा? 2p में। तो ये क्या हो गई बच्चों? एक्साइटेड स्टेट। अब आप खुद मुझे बताइए ये कोवेलेंट बॉन्ड कितने बना सकता है? 2, ये और ये। लेकिन क्योंकि इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये कम से कम इन 2 ऑर्बिटल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो करवा सकता है ना किसी लोगों से कह सकता है अपने लोन पर यहां कोऑर्डिनेट कर दो। तो 2 के साथ खुद बॉन्ड बना लेगा और 2 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना लेगा। तो कितने बॉन्ड बना सकता है ये? हेलो, 4। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कितने हो सकते हैं? 4। हेलो, कोऑर्डिनेट भी कोवेलेंट में ही गिना जाता है। हेलो हेलो तो ये फोटो बनाइए और लिख दीजिए नेक्स्ट लाइन से, कैन हैव अ कोवेलेंसी ऑफ 4। 4 की कोवेलेंसी आ सकती है, आएगी पक्का नहीं है, आ सकती है। हेलो, आगे बढ़े। लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि खाली ऑर्बिटल और बचे ही नहीं वैलेंस शेल में। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। बट बेरिलियम के नीचे अगर मैग्नीशियम को ही देख लो तो मैग्नीशियम का वैसे तो सबके लिए, लेकिन एक जस्ट बाद वाला मैग्नीशियम दिखा दे रहा हूं। मैग्नीशियम का 12 है, मतलब 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए। 3s2 3p0। 3 कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है? कौन सा शेल? थर्ड शेल। तो 3s के 2 इलेक्ट्रॉन 3p खाली। ये कौन सा स्टेट हो गया बच्चों? ग्राउंड स्टेट। हेलो, एक्साइट करेगा अगर आप एक्साइटेड स्टेट में बात करोगे तो 2s का एक 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां पहुंच जाएगा? 3p में। लेकिन इसका तो 3p छोड़ो, इसका तो 3d भी खाली तो पड़ा है ना। आपको पता है सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने लोग आना कंफर्टेबली पसंद करते हैं? 6 लोग। तो 2 तो इसने बना लिए कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट ही कितने कर सकता है? 1 2 3 4 करने को तो और कर सकता है, पर एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 6 लोग का आना अच्छा माना जाता है। उससे ज़्यादा भीड़ है, उससे कम भी अच्छा नहीं है। 6 आना परफेक्ट माना जाता है। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? लेकिन बेरिलियम की नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास खाली डी है ही नहीं। तो ये अलग हो गया क्या? अनॉमलस बिहेवियर। किसका? सेकेंड पीरियड एलिमेंट का। कि इन लोग 6 लोगों के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं, वो बहुत हो गया तो 4 से घिर सकता और घिर ही नहीं सकता। तो ये भी अनॉमलस बिहेवियर हो गया। लिख लो बच्चों, लिखो तो हाँ बोलो। अनॉमलस प्रॉपर्टी क्रमांक 3 लिखेंगे, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, फुल स्टॉप, हाउएवर, कॉमा, other group 2 elements have basic oxides and hydroxides.
ये भी अपने को पता है शायद, इसलिए बेरिलियम को हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड जो होते हैं और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। हाउएवर सारे के सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक। तो हाउएवर अदर ग्रुप 2 हैव बेसिक हाइड्रोक्साइड। बस बेटा, यहाँ से हमारा अनॉमलस बिहेवियर के जो लिस्ट थी वो बस 3 पॉइंट में ही समाप्त होती है। अब छोटा साइज और हाई चार्ज डेंसिटी होने के कारण अपने ग्रुप से डिसिमिलैरिटी शो करता है, और रिश्तेदारी किससे निभाता है? डायगनली प्लेस्ड दूसरे ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड एलिमेंट से, विच इज एल्यूमिनियम। जैसे लिथियम दिखाता था, वैसे लिथियम किससे दिखाता था डायगनल रिलेशनशिप? बताओ। मैग्नीशियम से। और ये बेरिलियम किससे दिखा रहा है? इसके बाजू डायगनली प्लेस्ड एल्यूमिनियम से। तो कुछ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, कैपिटल बी में डाल देंगे, लिखेंगे डायगनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। यहाँ पे लिस्ट करेंगे 1 2 3 4। पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। डायगनल रिलेशनशिप लिखेंगे डायगनल रिलेशनशिप में पहला पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पहले पॉइंट में, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर नॉट ईजिली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। ये ऑक्साइड है, OXIDE। अब ये लिखते भी रहो और सुनते भी रहो। एक्चुअली एल्यूमिनियम के बारे में शायद आपको क्लास 10 से पता होगा, एक्चुअली बेरिलियम के लिए बात वैलिड है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये दोनों इतने ऑक्सीजन को ज़्यादा पसंद करते हैं खट्ट से, भाई इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत अच्छी है, तो खट्ट से ऑक्साइड बनाते हैं, बहुत अच्छा लैटिस होता है। तो एक्चुअली ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जो है एक बहुत अच्छा ऑक्साइड बना लेते हैं। तो मान लो लिथियम हो, बेरिलियम हो या एल्यूमिनियम हो, ये मान लो सॉलिड बेरिलियम है, एल्यूमिनियम का है, पर्यावरण की जो भी O2 होगी उसके साथ ये सॉलिड ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ा लेंगे बाहर। जैसे ये फिलहाल Al2O3 दिखा रहा है। और ये जो है ना, ये ऑक्साइड की कोटिंग एक ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है, नेचुरल पेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? नेचुरल पेंट। उससे क्या होगा सर? बेटा आदमी लोहे में पुताई करता है, क्यों करता है? कि उसका पर्यावरण की ऑक्सीजन और पानी मॉइस्चर के साथ करोजन ना हो जाए, मतलब फर्दर और ऑक्सीडेशन ना हो जाए। वो जो पेंट हम पोतते हैं, ये ऑक्साइड की लेयर एक्चुअली एल्यूमिनियम और बेरिलियम के एक नेचुरल पेंट की तरह बिहेव करती है, जो इसको कभी भी जंग नहीं खाने देता। इसलिए शायद आप ऑब्जर्व करो कि कभी भी जो रेलवे में अच्छी शीट्स लगती हैं, जो शेड बनते हैं, वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। क्यों? और लाइफ ज़्यादा है। मेंटेनेंस क्यों नहीं? पोतने की ज़रूरत नहीं। और लाइफ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जंग ही नहीं खाता। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उसके लिए एक नेचुरल पेंट की तरह बिहेव करता है। सो इज़ द केस विथ बेरिलियम, है ना। तो ये पहला बात हो गई कि इनकी ऑक्साइड की लेयर इनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर करोजन। उसी में लगे हाथ पॉइंट क्रमांक 2 लिख देंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जो हाल बेरिलियम का है कि इसके एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, वही हाल एल्यूमिनियम का भी है कि ये भी एम्फोटेरिक होते हैं, इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ये आपके लिए एक फैक्चुअल जानकारी है। तो भाई ये 2 जानकारियाँ लिखिए तो हाँ बोलिए।